तो मित्रों, आज हम लोग आगे चलते हैं। कई रोज हो गया था आप लोगों से बातचीत की हुए, और आपको जानकारी मिली गई होगी कि तबीयत खराब होने के कारण मैं आपके बीच में नहीं आ सका था। और आप सभी को अपने लक्ष्य में सफलता के लिए मैं पुनः बधाई दूंगा। आज हम लोग जो जंगल में एक भटकाव होता है, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान हम भटकते बहुत हैं। उस भटकाव की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास कैसे आप पढ़ें और उसका सिलेबस क्या है। देखिए, जब तक आप सिलेबस नहीं जानते और आपको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होता, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि आप सफलता की उम्मीद कैसे पाल लेते हैं। अब आप देखिए, मैं आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूं कि इतिहास कभी रटिए लगा नहीं, क्योंकि अगर आपने रटा तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आप अभी देखिए हम कैसे आपके बीच में सिलेबस लाते हैं, लेकिन चूंकि हम बताने जा रहे हैं कि यूपीएससी में इतिहास का सिलेबस क्या है, तो यहां मेरा परम धर्म ये भी बनता है, कर्तव्य भी है कि मैं आपको बताऊं कि आपके सफलता के मार्ग किधर से निकलते हैं। एक बात आप पहले ही अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि जब कभी आप अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए कि आप कार से यात्रा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैप जानना होता है। मैप जानने के बाद आपको पड़ाव किस स्थान पर रुकना है यह भी जानना होता है। अर्थात इतिहास पढ़ने से पहले आप इंडिया और विश्व के इतिहास भूगोल से, भूगोल के मैप से अवश्य परिचित हो जाए। पहली बात आपको याद रखना है। अब हम आपसे कहते हैं कि आप इतिहास को विषय की भांति मत पढ़िए। इतिहास बहुत ही प्यारा और बहुत ही आस्था का विषय है। इसीलिए राके जैसा एक इतिहासकार था जिसने कहा था कि इतिहास की घटनाओं में ईश्वर बसता है, और इतिहासकार उसका अंश है, इसलिए उसे निष्पक्ष होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपसे कहना चाहेंगे कि इतिहास आपका कल है, आपके पूर्वजों का कल है, आपके पूर्वजों के प्रहसन का इतिहास है, उनकी दारुण दशाओं का इतिहास है। इसलिए इतिहास पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं, दिल का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको, अभी मेरा उद्देश्य आपको बताना है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है इतिहास का। लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि इतिहास क्या है
आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप देखिए ना, ये आपका क्या दिख रहा है? ये इसमें वॉर प्रैक्टिस दिख रही है, इसमें सामाजिक संरचना दिख रही है, आर्थिक परिवर्तन दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, स्थापत्य दिख रहे हैं, ये नृत्य दिख रहा है, ठीक है, चित्रकारी दिख रही है, ठीक है, दिख रहा है आपको सब कुछ। तो आप कह सकते हैं अतीत मतलब बीते हुए कल में आपने समाज में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, स्थापत्य और कला के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां पाया है, उन उपलब्धियों को यदि आप तिथि के साथ लिख दें तो उसी लेख को इतिहास कहते हैं। आप देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यदि आप मुझे पढ़ाते हैं तो मैं भूल जाऊंगा, यदि आप मुझे सुनाते हैं तो थोड़ा समय तक याद रखूंगा, और यदि आप दिखाते हैं तो मैं उसे सदा के लिए याद रखूंगा। क्लियर? तो हमने दिखाया है आपको क्या है। तो आप देख रहे हैं एक वॉर दिख रहा है आपको, एक वॉर प्रैक्टिसेस की तैयारी चल रही है, युद्ध दिख रहा है। फिर आपको समाज दिख रहा है, फिर आपको आर्थिक परिस्थितियां दिख रही हैं, फिर आपको क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे धार्मिक स्थिति दिख रही है। और क्या दिख रहा है? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, स्थापत्य दिख रहा है, ये सब कुछ एक चित्रकारी दिख रही है। ठीक है, और क्या दिख रहा है? आप कहेंगे कि सर नृत्य दिख रहा है। और क्या है इसके अंदर? तो आप कहेंगे कि सर वाद्य यंत्र दिख रहा है। ठीक, अब इन सबों का तिथि के साथ जब आप विवरण लिख देते हैं तो वही इतिहास है। आप इस तरह से इतिहास को पढ़िए। अब आपके मन में आ रहा होगा, अभी भी अगर आपको टफ लग रहा हो तो आप ये कह दीजिए ना कि हमारे पूर्वजों के जो भी उपलब्धियां हैं या उनके द्वारा जो अ, अनुपलब्धियां पाई गई हैं, भाई दोनों ही चीजें मिलेंगी। कहीं पर आप विजेता हैं तो कहीं पर पराजित हैं। तो उन दोनों का समुच्चय अगर तिथि के साथ लिखा गया है तो वही इतिहास है। अब आप एक बार कहिए और सोचिए, तब आपको यह मैटर याद हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपने बारे में सोचिए कि आपका इतिहास क्या है। आपका कल अगर आप तिथि के साथ लिख दें, कल आपने क्या खोया क्या पाया, अगर आप उसी को तिथि के साथ लिख देते हैं तो वही इतिहास है। तिथि होनी चाहिए। तिथि की बात क्यों किया? जब तक तिथि नहीं रहेगी क्रमबद्धता नहीं आएगी। तो आपको मैं सोचता हूं कि याद हो गया होगा। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि यूपीएससी
का जो सिलेबस होता है ना, आप उसी को दो भागों में बांट दीजिए। कैसे आप दो भागों में बांटेंगे? देखिए, ये हमने लिख रखा है यूपीएससी का सिलेबस, स्टेट पीसीएस का सिलेबस भी यही है। क्लियर? हमने इतिहास का केवल डिफिनीशन बताया और कुछ हमारा बताने का उद्देश्य ही नहीं है। हम तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां हम इतिहास नहीं बता रहे हैं, अपितु यहां हम बता रहे हैं कि यूपीएससी में का सिलेबस क्या है जिसे पढ़ करके आप निश्चय ही चयनित होते हैं। तो यूपीएससी के सिलेबस को हमने दो भागों में बांट रखा है। एक है कोर सब्जेक्ट और दूसरा है सेकेंडरी सब्जेक्ट। तो कोर सब्जेक्ट में केवल 4 विषय आते हैं। इतिहास आता है, भूगोल आता है, राज व्यवस्था आती है और अर्थव्यवस्था आती है। ठीक है, इसको आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और अब जो सेकेंडरी सब्जेक्ट आता है उसमें आपदा प्रबंधन आता है, पर्यावरण आता है, आंतरिक सुरक्षा आती है, इथिक्स आता है और इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपको पढ़ना होता है। क्लियर? तो मेन आपका जो ध्यान अभी है वो यहां पर कंसंट्रेट होना चाहिए। लेकिन ये जो मैटर है, आप इसी से घबरा जाते हैं कि सर ये कैसे तैयार होगा। ये आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता, आप घबरा जाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आप याद रखिएगा ये पूरे मैटर करंट अफेयर से तैयार हो जाते हैं। क्लियर? तो आपने जब इन चीजों को सीख लिया तो इसके बाद हमको और भी आगे सीखना है। पहली चीज आप इतना कर लीजिए, अपने दिमाग पर लाइए कि यूपीएससी के सिलेबस में कि हम दो हिस्से कर सकते हैं, एक कोर सब्जेक्ट और दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट। अब हम आपके बीच में ला रहे हैं, ये आप स्ट्रक्चर देखिए। आप इस स्ट्रक्चर में ये देख रहे होंगे कि कह रहा है कि यूपीएससी सिलेबस बिटवीन द लाइन। अब यहां पर हम यूपीएससी सिलेबस बिटवीन द लाइन में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इतिहास। ठीक है, इतिहास का सिलेबस क्या है? क्लियर? इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? इसके पहले आपने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा था, जीएस का। ठीक, लेकिन अब आप क्या देखने जा रहे हैं? कह रहा है कि यूपीएससी हिस्ट्री, यहां आप जोड़ लीजिए, हिस्ट्री सिलेबस बिटवीन द लाइन। इसका क्या मतलब हुआ? बिटवीन द लाइन का मतलब क्या हुआ? यूपीएससी का जब आप सिलेबस खोलते हैं तो इतना तो आप जान लीजिए कि आपको, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास दो चीजें अवश्य होनी चाहिए, पहली चीज और दूसरी चीज। पहली चीज, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात, यह अनसॉल्व पेपर होना चाहिए।
ठीक, लेकिन कह रहा है कि बिटवीन द लाइन क्या लिखा है यूपीएससी के सिलेबस में? तो यूपीएससी तो सिलेबस यही कहती, यही लिखा है यूपीएससी के सिलेबस में, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। कितने शब्द होंगे ये? लगभग 5-6 शब्द होंगे। कितने शब्द हैं ये? कितने शब्द हैं? 7 शब्द हैं। ठीक है, तो इन्हीं 7 शब्दों की एक लाइन में या बीच में आपका पूरा सिलेबस उलझ चुका है। इसीलिए हमने लिखा कि यूपीएससी हिस्ट्री सिलेबस बिटवीन द लाइन। आप यही नहीं समझ पाते। अब कह रहा है कि जो प्री का सिलेबस है यह तो एक बक्से में बंद है। यूपीएससी ने तो खोला ही नहीं इस बक्से को, है ना? तो आप कैसे पढ़ोगे? तो कह रहा है कि ये जो बिटवीन द लाइन है इसे मेंस एग्जामिनेशन में आधा खोल दिया गया है, पूरा नहीं खोला गया। चाबी लगा दी गई, आधा खोल दिया गया। क्लियर? आप समझिए, क्योंकि आप बहुत मेहनती व्यक्तित्व हैं, बहुत मेहनत करता है। सिविल की तैयारी करने वाला लड़का रोज जीता है, रोज अपने सपनों के साथ सो जाता है, लेकिन वो बेचारा इसलिए बन जाता है कि राह दिखाने वाले खुद बेचारे हैं। और आप लोग शायद भुक्तभोगी भी हैं। क्लियर? तो आप ये देखिए कि जब उसने प्री में बक्से को बंद, प्री के जो सिलेबस है उसको बक्से में बंद कर रखा है, तो आप प्री की तैयारी क्यों कर रहे हो? मेंस में उसने बक्से को खोल दिया है काफी हद तक। तो इसका मतलब आपको यह बताया जा रहा है कि आप अपने प्री एग्जामिनेशन की तैयारी मेंस के सिलेबस से करिए। ठीक है, तो जैसे ही आपका प्री निकलेगा तो आपको एक फायदा हो जाएगा कि मेंस तो आपका तैयार है ही, और अब आप क्या करेंगे? जैसे ही प्री में आप पास करेंगे वैसे ही आप लग जाएंगे मेंस की तैयारी करने के लिए, नहीं अपितु मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक? क्या आप मुझसे सहमत हैं? क्या इससे ज्यादा कुछ लिखा गया है सिलेबस में? तो यही हम आपको कह रहे हैं कि बिटवीन द लाइन, इन लाइनों के बीच में छिपा है भारतीय इतिहास का सिलेबस। ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि मेंस में उसे कंप्लीट खोल दिया गया है, हमने तो बक्से को केवल थोड़ा सा खोला है। और ये चाबी हमने क्यों लगाई? यह बताने के लगाया कि आपकी सफलता की चाबी मेंस की तैयारी से में निहित है।
क्लियर? इसलिए आप आगे की बात को समझिए। ये देखिए, आप खुद अपने को तलाशिए। जब आप प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, अभी मैंने आपसे कहा ना कि आप भटक रहे होते हैं, आपको सिलेबस पता ही नहीं है। ये देखिए लड़का क्या है, इस घने बियाबान में, इस जंगल में आपकी तरह से भटक रहा है। इसकी आंखों में आप निहारिए ना, इसके आंखों में सपने हैं, लेकिन वो सपनों को इसी बियाबान में, इसी जंगल में तलाश रहा है। तो मेरी प्यारे बच्चों, बच्चों कहने का मतलब बच्चियां उसमें अपने आप शामिल हो जाती हैं, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तलाशिए कि कहीं आप खुद भटक तो नहीं रहे। क्लियर? तो हम आपको ले चलते हैं इस भटकाव से अलग। क्या हमने लिखा है आपके लिए? So that you do not get lost in the forest, I will tell you how you should study. आप जंगल में भटको नहीं, इसी लाइट की तरह से, इसी नौजवान की तरह से। मैं आपको बताता हूं कि आप पढ़ोगे कैसे, आपको पढ़ना कैसे चाहिए। तो हमने कहा कि पहली बात याद रखना। क्या पहली बात याद रखोगे? कि यूपीएससी डज नॉट लुक for a candidate who is a storehouse of information and has a good memory. मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने आपको मैसेज देने की या संदेश देने की कोशिश किया है कि यूपीएससी आप में खोज क्या रहा है। यूपीएससी एक ऐसे तोते की तलाश नहीं कर रहा है जो सूचनाओं का भंडार गृह है। और यूपीएससी को उसकी भी तलाश नहीं है जिसकी स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जिसकी स्मरण शक्ति स्ट्रांग होगी वही तो स्टोर हाउस होगा इंफॉर्मेशन का। वो कुछ नहीं कर सकते, वो प्रशासन नहीं चला सकते, वो गूगल की तरह से आपको सूचना दे देंगे, कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट। कट पेस्ट से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी तो कटी हुई चीजों में पेस्ट करने से नहीं। ठीक है, आप कहेंगे कटी हुई चीजों में एकता की भाव को स्थापित करने से आती है। तो आप याद रखिएगा, यूपीएससी उसकी तलाश नहीं कर रहा है जो आप बड़ी सूचनाओं को लेके चले हैं, आपकी स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग है। तो फिर यूपीएससी खोजता क्या है, ये इसमें बता दिया गया है। क्या बताया गया? आपके अंदर एक बौद्धिक गुण होना चाहिए। अब आप कहेंगे हम तो ये समझ ही नहीं पा रहे, हम समझाते हैं आपको। आपने जो पढ़ा है उस पढ़ने के अनुसार आपने जीवन जिया है क्या? आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद उस पढ़ाई को जीना भी शुरू कर दो, तो जिस दिन आपके अंदर ये कैरेक्टर आ जाता है,
उसी दिन आपको एक गंभीर और गहन अध्ययन का व्यक्ति माना जाता है। और यूपीएससी एक गंभीर और गहन व्यक्ति की तलाश कर रहा है। और गंभीर और गहन बौद्धिक गुणों से युक्त आप बनोगे कैसे? तो जो पढ़ रहे हो उसी को जीना शुरू कर दो, उसी के अनुसार बिहेव करना शुरू कर दो। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझा दूं। हमारा उद्देश्य आपको समझाना है, किसी व्यक्ति पर प्रहार करना नहीं है। हां, हम व्यवस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि आपके समाज में बड़े उपदेश देने वाले लोग आए हैं। मैं किधर इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। बड़े बाबा आए, बड़े संत आए, बड़े ब्रह्मचर्य, बहुत ही नैतिकता की बात और दलील देने वाले लोग आए। लेकिन क्या जो उन्होंने उपदेश दिया, जो उन्होंने हमें पढ़ाया, क्या वो व्यक्तिगत जीवन में उन गुणों से युक्त हैं? बोलिए, आप रिकॉल करिए किसी बाबा को, ठीक है, किसी नेता को भी याद करिए, आप अपने इर्द गिर्द के किसी व्यक्ति को याद रखिए। कहता तो वो बहुत अच्छा अच्छा है, सुनने में बहुत सुकून सा महसूस होता है, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में क्या उसने अपने ही द्वारा कहे गए किसी बातों को उतारा है? तो अगर उसने नहीं उतारा तो इसका मतलब वो अशिष्ट होगा। उससे समाज के प्रति संवेदना की उम्मीद करना बेईमानी है। तो यूपीएससी एक ऐसे लड़के की तलाश में है जिसने अपनी कही गई बातों को, पढ़ी गई बातों को वास्तव में जीना शुरू कर दिया है। और जब वो जीना शुरू कर देगा तो लिखेगा भी वैसा ही, और दूर बैठा हुआ वह एग्जामिनर, ठीक है, वो क्या कर लेगा? उस चीज का अध्ययन कर लेगा। आप सहमत हैं? हमने तो बड़ी सूफियाना अंदाज की बात करी, लेकिन सूफी क्या है उसको तो हम जानते ही नहीं। तो क्या ऐसे पोंगे लोगों को से उम्मीद की जाती है? तो इसलिए आप याद रखिएगा, आप बीए और एमए के टॉपर हो सकते हैं, लेकिन आप आईएएस के प्री एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सकते हैं। आईएएस में चयन पाने के लिए आपको अपने ज्ञान को जीना होगा, जो आपने ज्ञान पाया है उसको जीना होगा, ठीक है। धम्म क्या है? अशोक का धम्म क्या है? अकबर का दीन इलाही क्या है? आपने तो रट्टा खूब मारा है, लेकिन क्या आपने अशोक के धम्म के अनुसार जीवन को जिया? क्या दीन इलाही आपको समझ में आई? नहीं आई। गजल अल्लाह की इबादत का दूसरा नाम है, लेकिन क्या गजल सुनने वाले उसी भाव से सुनते हैं उसे? उन्हें तो गजल की लाइनों में अपने महबूब और महबूबा का अश्क और रूप दिखाई देने लगता है, लेकिन उन्हें क्या पता
कि यह जो कव्वाल या कव्वाला है, ये जिस लफ्ज, जिस रुख, जिस चश्म की बात कर रहा है, वह अल्लाह के प्रति है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब उसे कोई चीज पढ़ो तो उसे जीना शुरू कर दो। आप देखना कि आपकी लाइफ और में परिवर्तन के साथ साथ चयन बहुत छोटी चीज होगी। तुम मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपसे क्या कहा। क्या कहा? तो हमने आपसे कहा कि बेटा रटो नहीं। ये देखिए लिखा है कि आप अपनी स्मरण शक्ति पर संदेह मत करो। आप बहुत समृद्धशाली हैं, बहुत योग्य हैं। आप खुद पर आप विश्वास करना सीखिए। ठीक है? क्लियर? और कोई दवा नहीं है जो आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। धोखे में मत रहिएगा। विज्ञापन में ले लीजिए शंख पुष्पी, ये आपकी स्मरण शक्ति को, मेमोरी को बढ़ा देगी। नहीं, आप मुझसे सीखिए स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है। जो लोग मुझे जानते हैं वहां देख रहे हैं कि 34 साल 35 साल से मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता हूं, लेक्चर देना शुरू कर देता हूं। क्यों? तो आप याद रखिएगा, मैंने शंख पुष्पी नहीं पिया है। मैं बस एक चीज जानता हूं। नहीं, प्लीज, बस मैं एक चीज जानता हूं, डिसिप्लिन और दिनचर्या, प्यार करना। ऐसा होता ही नहीं मित्रों कि आप कोई चीज पढ़े हो और आपके दिमाग में हो ना, ये हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर में आप सेव की गई हुई चीज को डिलीट मार दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिलीट हो गया। आपका जो मेमोरी है ना, उसमें आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, तो वह बनी ही रहती है। वो अलग की बात है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं या जब अचानक रिकॉल करना चाहते हैं तो वह याद नहीं आती। ठीक है ना? अब इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई नहीं किया है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाना चाहूंगा आपको। ठीक है? आप हैं, एक लड़की है, कल आपकी शादी होगी, वाइफ में बदलेंगी आप, तो आप का डिसिप्लिन किस में देखा जाएगा? अपनी साड़ी, अपने ब्लाउज, अपनी चीजों को लपेटा और हस्बैंड के मोजे, तौलिया के साथ सब मिला करके आपने ऐसे फेंक रखा है। आप क्या अचानक मांग करने पर आप उनके मोजे को तलाश लेंगे? पूरा कपड़ा आपको एक बार पुनः निकालना पड़ेगा और उसमें से तलाशना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप जब अपने कपड़े को रख रही थी तो उसे तह करके नहीं रखी। किस कपड़े को कहां रखना चाहिए था, आपने ये सलीका सीखा ही नहीं। आप हैफिजर्ड हैं, आप स्कैटर्ड दिमाग की हैं, आप डिसिप्लिन जानती ही नहीं। तो आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी द्वारा सीखे गई चीजों को कॉपी पर नहीं उतार पाएंगी समय आने पर।
इसलिए जीवन में डिसिप्लिन होइए। और एक बात आप और याद रखिएगा, वो क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक और बड़ी बात याद रखनी है कि कभी भी आप अपने अध्ययन को तेज गति से मत करिएगा। जब आप बच्चे रहे होंगे तो घर में माँ ने, पिता ने, भाई ने या अन्य किसी सगे संबंधी ने जब आपको पढ़ाया होगा, क सिखाया होगा, तो कहा होगा ये अंगुली रखो, आपने ये अंगुली रखी होगी और उस अंगुली को रख करके धीरे धीरे आप पढ़े होंगे। लेकिन आज आप पढ़ते कैसे हैं? आज आप बहुत तेज गति से एक ही दिन में पूरा बदल जाना चाहते हैं। वो कभी आकृति बनेगी ही नहीं। जैसे यदि आप कभी ट्रेन से यात्रा करे हो, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटती है तो आपको दिखता है ये इलाहाबाद है। लेकिन कोई एक ऐसी तेज गति से भागती हुई ट्रेन निकले इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म से, जो 140 की स्पीड से उड़ती हुई जा रही हो, तो इलाहाबाद आपको नहीं दिखेगा। कोई आकृति आपके दिमाग पर नहीं बनेगी। हर चीज पीछे छूटती हुई चली जाएगी और आप किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। इसलिए बैठ के पढ़िए और अंगुली रख करके या पेंसिल लिख करके पढ़िए, ठीक है? तभी आपका अध्ययन सुचारू रूप से होगा, तभी आप गंभीर व्यक्तित्व के होंगे। तो हमारी शायद ये बात आप समझ गए होंगे कि आप जंगल में भटकिए नहीं। अब हम आपके सामने अगली बात लेकर आ रहे हैं। आप एक काम कर लीजिए। क्या? कि हमें क्या करना है, कैसे हमको करना है। देखिए, आपके सामने ये आ रहा है कि आइए हम इतिहास के सिलेबस को 5 भागों में बांट देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बिटवीन द लाइन की व्याख्या कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम इतिहास को 5 भागों में बांटेंगे तो हमारे सामने ये पहला पॉइंट आ रहा है। क्या पहला पॉइंट सिलेबस में क्या आया, मेंस में? कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर्स एंड आर्किटेक्चर इन इंडियन कल्चर। हिंदी इसकी होगी भारतीय संस्कृति में स्थापत्य, साहित्य और कला के जो विविध रूप हैं, आप उनको पढ़ें। पहला पॉइंट आपका सिलेबस आया जिसे आज तक आपने नहीं समझा था। कह रहा है कि इंडियन जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में स्थापत्य का, साहित्य का और कला का विकास क्या हुआ है। ठीक? तो इतना जो लिखा, इसके अंदर क्या बिटवीन द लाइन है, इसके अंदर छिपी हुई क्या चीज है, आप ये तो जानो बच्चों।
देखो इसके अंदर एक चीज छिपा हुआ है, कह रहा है कि इंडियन, तो इंडिया, आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो कह रहा है इंडियन कल्चर, तो इंडियन में क्या क्या आता है? एंशंट आता है कि नहीं आता है? एंशंट हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत आता है कि नहीं आता है? आधुनिक भारत आता है कि नहीं आता है? ठीक, तभी तो इंडिया बनेगा। तो कह रहा है कि इंडियन कल्चर, तो अब आपको याद रखना है कि हम सिलेबस को 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। आप इसे समझ लीजिए, आप देखिएगा कि यही समझते ही आपको लगेगा अरे यार हम तो इतिहास बहुत हद तक बड़ी इजीली तैयार कर जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब आपने देखा कि पहला पॉइंट है इंडियन कल्चर पर। तो इंडियन कल्चर में 3 कल्चर आते हैं, एंसेंट, मेडोल और मॉडर्न। अब आप एक चीज देखिए, एंसेंट कल्चर आप देख रहे हैं, एंसेंट कल्चर में आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखो आप समझने की कोशिश करो, इसका मतलब एंसेंट इंडियन कल्चर ही आपको कह रहा है, तो इसका मतलब आप देखोगे कि वहां का स्थापत्य क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, वहां की कला क्या थी, कला का मतलब आप क्या समझते हो, आर्ट्स का मतलब आप क्या समझते हो? ठीक है, तो हम अभी फिलहाल कला क्या है वो नहीं समझाएंगे, अभी आपको ये बताएंगे कि कला में आता क्या क्या है, ये आप समझो। तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री में आए तो आपने देखा कि हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है? कल्चर पढ़ना है। क्या लिखा रहता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति, ये नहीं लिखा रहता है? तो उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला पढ़नी चाहिए। अब कला में क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर फाइन आर्ट आता है। क्या आएगा? फाइन आर्ट, ललित कला। अब ललित कला में क्या क्या आता है? देखो ध्यान से देखो, आप ललित कला में क्या क्या आएगा? आप कहोगे कि सर नृत्य आएगा, सर संगीत आएगा, सर वाद्य यंत्र आएगा। ठीक, और क्या आएगा सर? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर सिनेमेटोग्राफी, सिनेमा। ये सभी ललित कला के भाग होते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, आपको ये तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये तो पढ़ना है ना, ये तो आपको पढ़ना है ना, ये तो आपको पढ़ना है ना। आपको ललित कला में सौंदर्य श्रृंगार भी तो आता है। ठीक, तो इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कला में आपको यही पढ़ना है। ठीक, लेकिन हमने केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात किया, एंशिएंट हिस्ट्री की बात तो किया नहीं।
तो इसका मतलब जब आप इंडस का नाम लोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम लोगे, तब हमने आपसे कहा था कि जीवन की यात्रा शुरू करने से पहले या कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले मैप देखना जरूरी है। तो बस कुछ मत करो, मैप खोल लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कहाँ है इंडस वैली सिविलाइजेशन? अब जब आप इसे देख लोगे तो आप जान लोगे कि यहाँ कौन कौन नदियां हैं और इसकी अर्थव्यवस्था क्या क्या है, और फिर ये आप कलाएं पढ़ लो। अब इसके बाद वेद आएगा, वैदिक युग आएगा, तो वैदिक युग में भी आप यही पढ़ लो। गांधार कला आएगी, बौद्ध कला आएगी। तो भाई जब आप गांधार कला या बुद्ध की कला पढ़ रहे हो तो बुद्ध के बारे में हल्का फुल्का एक जानकारी रख लो, डीप जानकारी नहीं रखनी है, एक हल्की फुल्की आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको और क्या क्या पढ़ना होगा? स्थापत्य भी पढ़ना होगा। बस ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन आप पढ़ते क्या हो? बकैती बेकार की चीजें पढ़ते हो, टोटल बेकार की चीजें पढ़ते हो, वो जरूरत आपको नहीं होती। और आप दूसरे को पेनलाइज करते हो कि सर आप ये भी पढ़ाइए, ठीक है। तो हमने अपने 35 वर्षों के अध्ययन में जो कमजोरियां आप में सीखी, उन्हीं कमजोरियों के आधार पर यह डिवीजन किया है कि आप भटकते ज्यादा हैं। अगली बात हम आपसे करने जा रहे हैं, इसके बाद एंसेंट के चैप्टर में आपको यही करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस कनिष्क तक या कुषाण डायनेस्टी तक आप ऐसे मार दो, ठीक है। हाँ, गुप्तों की भी कला उला थोड़ा देखना चाहते हो देख लो। इसके बाद आप भारत में हो तो एंसेंट के बाद, प्राचीन भारत के बाद मध्यकाल आता है, तो मध्यकाल में भी आप देख लो कि मध्यकाल के ये स्थापत्य हैं, ये कुतुब मीनार है तो ये ताजमहल है, ठीक है। अब इसके बाद आप आधुनिक भारत में आ जाओ, तो आधुनिक भारत में क्या होगा? देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है? उद्योगों की बातें करो आप, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो सब आप स्थापत्य देखे, अब आप ये देखो ललित कला भी देख लो ना, चित्रकारी तो देख लो, ये भी पढ़ो आप, एंसेंट में भी पढ़ो, मेडुअल में भी पढ़ो और मॉडर्न में भी पढ़ो। और इसके बाद मध्यकाल के नीचे है, मध्यकाल में आप देखोगे कि सूफीवाद और भक्तिवाद, ये दो धाराएं चल रही थी। अब आप जरा सोचो कि ये दो धाराओं जो चली, सूफी और भक्ति, अगर इन दो धाराओं के मिसेस को इंसान इस जमीन पर अपना ले तो घूमते हुए फरिश्ते के अतिरिक्त उसे और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जब पढ़ो तो उसे जियो भी, रट करके नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये भी आपको पढ़ना है, फिर आपको संगीत भी पढ़ना होगा, वाद्य यंत्र भी पढ़ना होगा, ठीक है। ये चीज आपको अपना जब नोट्स आप बनाएं तो आपका नोट्स ऐसे होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये है, फिर उसके बाद वैदिक युग में ये, बौद्ध युग में ये, जैनों में ये, ठीक है। मौर्यों में इस प्रकार के स्थापत्य और कला का विकास हुआ है। कुषाणों के काल में यह विकसित हुई है, गुप्तों के काल में यह विकसित हुई है। हाँ, यदा कदा कुछ राजाओं का नाम भी आपको याद हो जाना चाहिए, लेकिन आप करते क्या हो?
आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में ज्यादा रुचि रखते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी तलवारें चलाई, आप इसमें रुचि रखते हो, लेकिन आपकी इसमें रुचि नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी का काल इस देश में कॉटन रिवॉल्यूशन का काल है। इसको अगर मैं पूछ देता तो शायद ही कोई बंदा होगा जो इसको बता सकता था कि इस देश में वस्त्र क्रांति की शताब्दी क्या है। आप यह तो जानते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक कि बहुत सारे सुधारों को आप देखते हो, गलियाते भी हो, सब कुछ करते हो, लेकिन सर ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा तो जाएगा उसके सुधारों को, उसके स्थापत्य को, उसके अंदर छिपी हुई ललित कला को। ठीक है, तो वो आप पलटते ही नहीं हो। और अब एक बात आपको और याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो हमने आपको बता दिया, कला, स्थापत्य। कल्चर में हमने तीनों के कल्चर को कहा कि तीनों का कल्चर पढ़िए, एंशिएंट का, मेडुअल का और मॉडर्न का कल्चर पढ़िए। और कल्चर पढ़ने के दौरान आप इधर उधर की चीजें जो भी है पॉलिटिकल, वो भी आप गेम प्ले कर लीजिए थोड़ा बहुत। भाई गांधार कला है तो गांधार कला का नाम गांधार ही क्यों पड़ा? ठीक है, गांधार कला में नग्नता क्यों आई? ठीक है, क्लियर? क्या वास्तव में मूर्ति पूजा का ये आरंभ है? ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एंसेंट में पढ़ लिया, फिर वही चीज अपनाइए मेडुअल में। आखिर सूफी क्यों आ गए, भक्ति क्यों आ गई? ठीक है, आप मुसलमानों की इमारतों को बनाने में, हिंदुओं की इमारतों को बनाने में आखिर अंतर क्या आ गया, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, इस्लाम की इस दुनिया को देन क्या है, यह आपको बताना है। यह आपको बताना पड़ेगा कि मर्तमान और जार को लेकर के आने वाले पहले शख्स मुसलमान हैं। आपको बताना होगा कि रहट की टेक्नोलॉजी और चरखी, गेयर टेक्नोलॉजी, गेयर टेक्नोलॉजी को लेकर आने वाले पहले मुसलमान हैं। ठीक है, आपको ये सब चीजें पढ़नी है। और अब आप दूसरे पॉइंट पर आ जाइए कि दूसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं बस आप वैसे पढ़ करके एक बार पढ़िए और खुद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है, उसे पाने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसको केवल वो बनाने वाला ही सॉल्व करेगा। ठीक है, तो आप एक को पाने के लिए अपनी पूरी जहां को मत छोड़ जाइए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहां लिखा है, इंपॉर्टेंट इवेंट, पर्सनालिटीज एंड टॉपिक्स फ्रॉम अराउंड 18th सेंचुरी टिल प्रेजेंट इंडिया। मतलब इसका क्या हुआ? आपके सिलेबस में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से के मध्य से और वर्तमान भारत तक, भारत तक मतलब आज तक जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं और घटनाएं हैं उनके बारे में जानिए। ठीक, तो अब देखिए, आधुनिक नाम ले लिया ना, तो आधुनिक युग कब से शुरू होता है? बोलिए।
आधुनिक युग की शुरुआत कब मानी जाती है? 1707 के बाद आप बता रही हैं। नितांत अव्यवहारिक मैटर है, नित अल्पज्ञ ज्ञान है। ठीक, ये देखिए कोर्स, ये जो सिलेबस दिया है, इस सिलेबस में कह रहा है। पहली चीज आप याद रखिएगा, 18वीं सेंचुरी का मतलब क्या है? सेंचुरी का मतलब शताब्दी, 100। ठीक है, 100 होता है। तो जैसे वर्तमान में आप क्या रह रहे हैं, ये क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। ठीक है, तो आप किस में जिंदा है? 21वीं सेंचुरी में, मतलब 100 साल आगे चलता है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये कह रहा है कि 18वीं सेंचुरी, है ना? तो 18वीं सेंचुरी का मतलब है, तारीख आप देख लीजिए, तो तारीख 18वीं सेंचुरी अराउंड कह रहा है। ठीक है, तो हम 18वीं सेंचुरी की बात करें तो हम इसका मतलब 1700 की बात करने जा रहे हैं। तारीख में, सन में 1700, 1701 18वीं सेंचुरी में आएगा, यही ना? तो कह रहा है कि 18वीं सेंचुरी एडी में जो प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं, ठीक है, उनके बारे में कहना जा रहा है। तो आधुनिक भारत की शुरुआत हम मानते हैं 1764 में एक युद्ध होता है, और युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद एक ट्रीटी होती है, संधि होती है, जिसका नाम है इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद संधि, ये 1765 में होती है। और 1765 से ही आप देखिएगा, 1765 से ही पहली बार कंपनी को क्या मिल गया? आप कहेंगे कि सर, प्रशासन में हिस्सेदारी मिल गई। क्लियर? जिसे आप कह सकते हैं एक द्वैध प्रणाली या डुअल सिस्टम ऑफ लॉर्ड क्लाइव। क्लियर ना? तो यहीं से आपको शुरू करना है। आपने एंसेंट का कल्चर पढ़ लिया, मेडुअल का कल्चर पढ़ लिया, आधुनिक भारत का कल्चर पढ़ लिया। यह आपका पहला पार्ट था, पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में आप क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक युग में, मतलब 1765 के बाद की क्या प्रमुख घटनाएं हैं और उसके व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन है, ये चीज आपको याद रखना है। अब तीसरा पॉइंट आप देखिए क्या आएगा, आपको क्या करना है। अच्छा, तीसरे पॉइंट में है फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स various phase and important personalities who contributed to it। ठीक है, फिर इसे देखिए, 18वीं सेंचुरी का मतलब है 1765 के बाद से आपको पढ़ना है। इसी में आपको पुनर्जागरण भी पढ़ना है, राजा राम मोहन राय भी पढ़ लेना है। ठीक है, जितने भी सुधार हुए हैं वो सब भी आपको इसी टॉपिक में पढ़ना है। तीसरा है फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स वेरियस फेजेस एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हु कंट्रीब्यूटेड टू इट। तो फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स वेरियस फेजेस, पहले इसको तोड़िए। तो फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत तो आप जो जानते हैं वो 1885 की बात से जानते हैं। ठीक है, सही जानते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा 1857 का विद्रोह। और 1857 का जो विद्रोह है, यही क्या है?
भारतीय जो फ्रीडम है उसका पहला वार है। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक जो किसी के गुलाम होते हैं, उस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे उपक्रम किया है, आपको यह जानना होगा। ठीक है, तो यहां से आप शुरू करेंगे। फिर कह रहा है कि इट्स वेरियस फेजेस, इसके अनेक जो चरण है उसको दिखाना है। तो वहां पर आप चरण में देख लेंगे, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। फर्स्ट आएगा 1885 से 1905 तक, फिर 1905 से 1919 ले लीजिए, और उसके बाद 1919 से 1947 चले जाइए, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम गांधीमय हो जाता है, सत्य और अहिंसा का दुनिया में पहला संदेश जाता है। आपको यहां से पढ़ना होगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब चौथा पॉइंट आप देखिए कैसे करेंगे। आप ध्यान दीजिए, आपको यही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक, किसी गुमराही और भ्रम की दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश मत करिए। इसीलिए मैंने जंगल दिखाया था कि एक लाइट कैसे भटक रहा है, और भटकते हुए उसी जंगल में भटकने के लिए विवश हो जाएगा। क्लियर? अब हम आपके बीच में चलते हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपका फोर्थ पॉइंट होगा। ठीक, स्वतंत्रता के बाद भारत। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में आपको क्या पढ़ना है? भारत का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। वहां पर जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, भाषावाद है, उसको पढ़ना है। आपको वहां पर इंडिया चाइना वॉर पढ़नी है, इंडिया पाक वॉर पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि स्वतंत्र भारत के बाद जो प्लानिंग चल रही इंडिया में, 5 इयर्स प्लानिंग चल रही हैं, उनके बारे में भी जानना है। नक्सलवादी आंदोलन भी आपको जानना है, क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत की ये नई समस्याएं हैं, और इनसे हमने कैसे निपटा है ये भी आपको पढ़ना है। क्लियर? अब आप यहीं रुक जाइए और इसी को यही कह दीजिए कि सर यही तो प्री का सिलेबस है, जो आपके सिलेबस में, जो यूपीएससी सिलेबस देती है, उसमें नहीं लिखा है स्पष्ट। इसीलिए मैंने हेडिंग चेंज कर दी, बिटवीन द लाइंस। लाइन के बीच में क्या छिपा हुआ है, वही चीज मैंने आपके बीच में निकाला। अब हम पांचवा पॉइंट लाने जा रहे हैं, और वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर? अब वर्ल्ड हिस्ट्री में हमको देखना है कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद आपको क्या लिखा गया था। विश्व इतिहास आपके सिलेबस में लिखा है 18वीं सेंचुरी एडी। ठीक, 18वीं सेंचुरी का मतलब हुआ 1700।
ईस्वी, ठीक। तो 1700 ईस्वी में विश्व इतिहास में कौन कौन घटनाएं घटती हैं? ठीक। आप ध्यान देंगे तो हम सिलेबस आपको रटा देंगे, लॉजिक है यहां। तो 1700 ईस्वी में क्या क्या घटनाएं घटती हैं? आप कहेंगे कि सर यूएसए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है। अमेरिका एक स्वतंत्र देश के रूप में आता है और दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश बनता है, दुनिया का पहला संविधान लेकर आता है। इसका मतलब आपको यूएस स्वतंत्रता संग्राम बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। एक पॉइंट। और दूसरी बात आपको क्या पढ़नी है बच्चों? जैसे ही यूएस का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है और फिलाडेल्फिया में उसका संविधान लिख दिया जाता है, उसी के तुरंत बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है। फ्रांस की क्रांति हो जाती है। ठीक। ये आपको दोनों पढ़ना है। अब दूसरी बात आपको याद रखना है, इसके बाद औद्योगिक क्रांति होती है ब्रिटेन में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। क्लियर? अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो एक बात आप और याद रखना, वो क्या? देखो बच्चों, जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से सरप्लस उत्पादन आएगा, अतिरिक्त उत्पादन आएगा। और जब अतिरिक्त उत्पादन आएगा तो इस अतिरिक्त उत्पादन को बेचने और कच्चा माल चाहने की इच्छा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो उसी के बाद शुरू होगा कॉलोनियल सिस्टम या उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, ये आपको पढ़ना है। उपनिवेशवाद की पराकाष्ठा है साम्राज्यवाद, ये आपको पढ़ना है। अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की कोख से एक चीज आएगी और वो है राज्यों की सीमाएं बदल जाएंगी, कि सीमाएं बदलेंगी। अब जब राज्यों की सीमाएं बदलेंगी तो राज्यों की सीमाओं के बदलते ही, ठीक है, राष्ट्रवाद का एक जहर उत्पन्न होगा। ठीक। और राष्ट्रवाद के इसी जहर ने यूरोप के अंदर यूनिफिकेशन को जन्म दिया या एकीकरण को जन्म दिया। ठीक। और जब राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा आएगी ना, यूनिफिकेशन आया, तो यूनिफिकेशन में गुप्त संधियां होंगी। गुप्त संधियां होंगी। हर राज्य अपने अपने को ताकतवर बनने के लिए गुप्त संधियां करेगा।
और जब ये गुप्त संधियां होंगी तो उसी का परिणाम आएगा, विकसित रूप आएगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कोख से चार चीजों की उत्पत्ति होगी। ठीक। एक है इटली में फांसीवाद, मुसोलिनी लेकर आएंगे, और जर्मनी में नाजीवाद, ये हिटलर लेकर आएंगे, और जापान में सैन्यवाद, का ये कॉन्सेप्ट आएगा। और एक बात याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कोख से ही लीग ऑफ नेशन बनेगा, क्योंकि जब दुनिया लहूलुहान हुई वर्ल्ड वॉर में, तो जब खून का छींटा गिरता है ना, तो हताश व्यक्ति शांति की तलाश करने लगता है, और शांति की उसी तलाश का नाम है लीग ऑफ नेशन। तो ये लीग ऑफ नेशन आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, इन सब का परिणाम एक और आएगा जिसे आपको पढ़ना होगा, और वो है ग्रेट डिप्रेशन, या विश्व की महान आर्थिक मंदी। विश्व की आर्थिक मंदी आ जाएगी। फिर से समझा दूं, कुछ भी इसका सिलेबस ऐसा नहीं है, इसका टर्ड नहीं है। आप समझने की कोशिश नहीं करते, आप रटने के लिए लालायित रहते हैं। ठीक। और इन सबके से जो हताशा है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर की हताशा का परिणाम ये सब है। वर्ल्ड वॉर की देन है सब, फर्स्ट की, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की देन है। और इसी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है, वो है वर्ल्ड वॉर टू। ठीक। और वर्ल्ड वॉर टू का जो परिणाम आएगा वो भी आपको पढ़ना है। आप कह देंगे कि सर, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत, और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत होगा। ठीक है, क्लियर? ये आपको पढ़ना है। और फिर से मानवता, ये तो आया आया, एक और आएगा इसका इम्पैक्ट। फिर से मानवता इस तरह से लहूलुहान न हो, ठीक है, तड़प करके अपनी जिंदगी को जीने के लिए विवश न हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन का नव रूप यूएनओ आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। ठीक। आप देख रहे हैं इसका सिलेबस कैसे एक दूसरे से लिंक करके आ रहा है। ठीक। लेकिन एक बात बताओ आप, अगर हम देखें तो हर हालात में चाहे परिस्थितियां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कुछ भी हो हुई हो, लेकिन एक बात याद रखना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मनुष्य की खुशी दी है, इसमें तो हम नकार नहीं सकते, लेकिन इसने मनुष्य को पशुवत जीवन जीने के लिए विवश भी किया है।
अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना होता तो गुलामी ना होती, और अगर गुलामी न होती तो मनुष्य पशुवत जीवन जीने के लिए या मानवता पशु बनने के लिए विवश न होती, और इसी मानवता को पशुता में जीवन जीने की जब अवधारणा आने लगी, तब एक दर्शन उत्पन्न हुआ, और उस दर्शन का नाम है राजनीतिक दर्शन। बात आप समझिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हमें खुशियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हमें तड़प कर जीवन जीने के लिए विवश किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, मनुष्य मनुष्य का मालिक बन गया, गुलामी की जंजीरों में बांधा गया, और पशु की तरह से उसे दो रोटी के टुकड़ों पर, कुछ गोश्त पर जीवन जीने के लिए तड़प करके निर्वाह के लिए मजबूर किया गया। तो मनुष्य की इसी दशा का परिणाम है विश्व की राजनीति में पॉलिटिकल फिलॉसफी का उद्भव, राजनीतिक दर्शन का उद्भव। अब ये राजनीतिक दर्शन क्या है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस राजनीतिक दर्शन में तीन चीजें आपको आएंगी। आप लिख लें, राजनीतिक दर्शन में ये तीन चीजें ही आपको पढ़नी है। ठीक है, कुछ और दिमाग मत लगाइएगा। क्या? एक साम्यवाद आएगा, और एक साम्यवाद का विरोधी पूंजीवाद आएगा। ठीक, और साम्यवाद और पूंजीवाद के बाद एक चीज आएगी, और वो क्या चीज आएगी? आप कहेंगे कि सर नफरत। नफरत आएगी, और इस नफरत का अंत कैसे किया जाए, मानवता इससे चिंतित है। तो आप कहेंगे कि उसका नाम है समाजवाद। समाजवाद। ठीक, क्लियर। लेकिन आपको एक चीज और पढ़ना है कि साम्यवाद के अवसान पर जब दुनिया में नफरत, जो दार्शनिक नफरतें थी, वो खत्म होती हैं, तो बच्चों एक चीज आता है, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण, विश्व को एक गांव में बदल देने की तमन्ना, मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। ठीक, इस तरह से आपको अपना अध्ययन करना है। अब आप लोग, इतने लोग बैठे हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने इस तरह से अपने सिलेबस को देखा? पांच पॉइंट में ये जो आपका डिवीजन किया गया, क्या आपने इस प्रकार के डिवीजन करके अध्ययन किया?
अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी जो हमने सिलेबस को डिफाइन किया, आप यही चीज डिफाइन कर जाएं तो आधी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको तैयार हो गई। तो बच्चों, मेहनत करने से नहीं सफलता होगी, मिलेगी। सफलता के लिए जरूरत है कि हम मेहनत करने के तरीके को सीखें। ठीक। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी को अब आप नया आयाम देंगे, नए तौर तरीके से, या मेरे द्वारा जो राह दिखाई जा रही है आप इसे देखें और इसे करने की कोशिश करें। थैंक यू। आज मैं इतना में ही अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। ठीक है। ईश्वर आपको खुश रखे।